हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है ये दोनों। समष्टि अर्थशास्त्र के शुरू करने से पहले हमें ये सब चीज़ें, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये समष्टि अर्थशास्त्र का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला है मैक्रो स्टैटिक समष्टि स्थितिकी, दूसरा है समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, एंड थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स की मैक्रो डायनामिक समष्टि प्रायोगिक। ये तीनों के अंतर्गत ही सभी तरह के जो डायग्राम्स बनेंगे और जो कॉन्सेप्ट आएंगे ये इन तीनों में से किसी न किसी के अंतर्गत आते हैं, जो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, इसलिए आप इसे ज़रूर बहुत ही केयरफुली देखें और एक दो बार में आपको समझ में आ जाएगा पूरा जो ये क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं ये अनेक बार एग्जाम्स में आते हैं और कई एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये आप तीनों टाइप्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, स्टैटिक क्या है और डायनेमिक क्या है, इसको भी बहुत ही ईजिली तरीके से इसमें बताया गया है विथ एग्जांपल। तो इसको भी आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम स्थैतिक प्रायोगिक विश्लेषण स्टैटिक एंड डायनेमिक क्या होता है, स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण बार बार हमारे सामने आता है जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक कंसेप्ट क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे ताकि बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थैतिक प्रायोगिक विश्लेषण स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे 2 अर्थशास्त्रियों का दिया गया परिभाषा यदि ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कहते हैं कि स्थैतिक तथा प्रायोगिक विश्लेषण की धारणा के संबंध में अर्थशास्त्रियों में एकमत नहीं है। रेगनर फ्रेश के अनुसार कोई भी प्रणाली प्रायोगिक कही जाएगी यदि समयांतर में उसके व्यवहार का निर्धारण फलनात्मक समीकरणों द्वारा हो, जिनमें विभिन्न समय बिंदुओं से संबंधित चर आवश्यक रूप से सम्मिलित हों। यदि संबंधित चर विभिन्न समय बिंदुओं से संबंधित न होकर किसी एक ही समय बिंदु से संबंधित हो तो विश्लेषण स्थैतिक हो जाएगा। फिर प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने कहा कि आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को आर्थिक स्थैतिक कहा जाता है जिनमें हम तिथि निर्धारण का ध्यान रखते हैं, लेकिन प्रायोगिक उन भागों को कहते हैं जिनमें प्रत्येक इकाई के संबंध में तिथि निर्धारण आवश्यक हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि आय उपभोग में धनात्मक संबंध होता है, आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, वाई इनकम है और सी कंजम्पशन है, जो ये बताता है कि आय बढ़ती है तो कंजम्पशन उपभोग बढ़ता है। जाहिर सी बात है, उपभोक्ता के जेब में पैसे आएंगे तो वो अधिक सामान खरीदना चाहेगा। तो ये यदि हम किसी खास समय, मान लीजिए कोई टी टाइम है, खास समय में वाई टी, उसका कोई वाई टी टाइम पे उपभोक्ता की आय वाई टी से हम दिखा दें और उसका उपभोग टी टाइम से संबंधित उपभोग को सी से दिखाएं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सी टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई टी। बहुत जाहिर सी बात है कि टी समय में जो उसकी आय है वो निर्धारित करेगी कि उसका उपभोग टी समय पे कितना होगा। यदि उसकी आय टी समय पे ज्यादा होगी तो उपभोग ज्यादा होगा, टी समय पे उसकी आय कम होगी तो उसका कम होगा। तो ये विश्लेषण हमें स्टैटिक कहलाता है।
ये इस तरह का विश्लेषण, क्योंकि दोनों दोनों चर कंजम्पशन और इनकम दोनों चर टी समय से संबंधित है, एक ही समय से संबंधित है, तो ये स्टैटिक एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है। और यदि हम इसी को ये माने कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आय है वो, जो उपभोग है वो आय, आने वाले आय से संबंधित होता है, अगले आय में, क्योंकि उपभोक्ता ये भी देखता है कि आने वाले भविष्य में उसकी आय बढ़ने वाली है, उसे पता है कि उसकी आय डबल होने वाली है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी वो उपभोग को बढ़ा देगा, यानी कि भावी प्रत्याशा में, आय वृद्धि के भावी प्रत्याशा में उपभोग को बढ़ा देगा। वो कहीं से लोन लेगा, कर्ज ले लेगा, किसी से उधार ले लेगा, और कंजम्पशन को भले उधार लेना पड़े लेकिन वो बढ़ा देगा, क्योंकि उसे पता है कि इनकम बढ़ने वाली है आने वाले समय में। यानी कि इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि T+1, यानी कि आने वाले अगले साल, तो T+1, टी वर्तमान हो गया, +1 मतलब एक साल आगे का, यानी कि भावी आय। तो यदि हम T+1 से दिखाएं तो जो टी समय में उपभोग है वो फलन हो जाएगा आने वाले समय में इनकम का फलन हो जाएगा, यानी कि आय अभी नहीं बढ़ी है लेकिन आने वाले समय में वो बढ़ने वाली है। इसे हम T+1 लिख रहे हैं, यानी कि T+1 का मतलब अगले साल, एक साल बाद या भविष्य में। यदि उपभोक्ता को पता है कि भविष्य में उसकी आय बढ़ने वाली है तो वो कंजम्पशन को बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति को, ऐसे एनालिसिस को, ऐसे हम इस प्रकार के विश्लेषण को हम प्रायोगिक या डायनामिक विश्लेषण कहते हैं। यानी कि जब भविष्य में होने वाले परिवर्तन के प्रत्याशा में वर्तमान में उपभोग में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम डायनामिक विश्लेषण कहेंगे। वह एक समय से संबंधित नहीं है, वो विभिन्न आय आने वाले अगले साल से संबंधित है और कंजम्पशन उपभोग वर्तमान समय से संबंधित है। तो इस तरह के विश्लेषण को हम डायनेमिक विश्लेषण कहते हैं, डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। तो आई होप कि आपको इस ये कॉन्सेप्ट, स्टैटिक एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। यहाँ पे उसी चीज को समझाया गया है। स्थैतिक प्रायोगिक विश्लेषण की इस धारणा को उदाहरण से समझा जा सकता है। किसी वस्तु की मांग, यहाँ मांग और मूल्य को लिया गया है, जैसा कि हमने आय और कंजम्पशन को लिया था। तो मांग और मूल्य पर निर्भर करते हैं। यदि डी तथा पी दोनों एक का संबंध एक ही समय अवधि टी से हो तो हम कह सकते हैं कि डी टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी टी, क्योंकि मांग कीमत पर निर्भर करती है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होती है। कीमत यदि ज्यादा होगी टी टाइम पे तो मांग कम होगी टी टाइम पे। यह विश्लेषण क्योंकि एक ही समय से संबंधित, इसलिए इस विश्लेषण को हम स्थैतिक विश्लेषण कहेंगे, क्योंकि दोनों टी समय से संबंधित है। लेकिन यदि टी अवधि में मांग भावी प्रत्याशी मूल्य P+1, इसको हम लिख सकते हैं PT+1 पर निर्भर करे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्तमान में जो टी टाइम पे जो डिमांड है वो भावी मूल्य पर निर्भर करेगी, यानी कि आने वाले एक साल बाद क्या मूल्य है, यानी एक साल बाद ही नहीं, मतलब आने वाले भविष्य में, आने वाले समय पे क्या मूल्य है उस पर निर्भर करेगा। जैसे कि यदि हमें पता चल जाए कि आने वाले दिनों में, एक महीने बाद या 6 महीने बाद नमक का दाम बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, डबल होने वाला है, या किसी भी वस्तु का दाम बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, तो लोग फटाफट उसको होल्ड कर लेंगे और क्रय करके अपने पास रख लेंगे। तो क्या हुआ, कीमत तो अभी नहीं बढ़ी, कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है, लेकिन डिमांड अभी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये निर्भर कर रही है कि भविष्य में कीमत क्या रहेगी। तो इसको हम प्रायोगिक विश्लेषण कहेंगे, प्रायोगिक विश्लेषण। और जब एक ही समय से संबंधित हो, वर्तमान समय से ही संबंधित हो, टी टाइम से संबंधित हो दोनों चर, तो उसको हम स्थैतिक विश्लेषण कहेंगे। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि किसी मॉडल के सभी चर एक समय से अवधि से संबंधित हो, जिनके तिथिकरण की कोई समस्या नहीं हो, तो चरों के बीच संबंध या इनका विश्लेषण स्थैतिक होगा। ठीक। लेकिन यदि मॉडल के चर विभिन्न समय अवधि से संबंधित हो तथा इनका तिथिकरण हो तो उनके बीच संबंध तथा विश्लेषण प्रायोगिक होगा। इसलिए स्थैतिक विश्लेषण दो समय बिंदुओं या दो संस्थित बिंदुओं के बीच परिवर्तन की प्रक्रिया पर प्रकाश नहीं डालता है। यह स्पष्ट नहीं करता है कि किस प्रकार तथा किन कारणों से एक संस्थिति दूसरे संस्थिति बिंदु को प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या केवल प्रायोगिक विश्लेषण में ही होता है। तो ये स्थैतिक तथा प्रायोगिक विश्लेषण का बेसिक कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं
समष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं, प्रकार कितने कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसको हम थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। समष्टि स्थैतिक या माइक्रो स्टैटिक पहला प्रकार। ये टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं। फर्स्ट है माइक्रो स्टैटिक या समष्टि स्थैतिक, दूसरा है समष्टि तुलनात्मक स्थैतिक माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, और थर्ड है समष्टि प्रायोगिक या माइक्रो डायनेमिक। इन तीनों को एक एक करके जल्दी से समझ लेंगे, बहुत आसान है समझना। पहला है समष्टि स्थैतिक या मैक्रो स्टैटिक्स। समष्टि स्थैतिक, जब पूरी अर्थव्यवस्था एक निश्चित बिंदु पर संतुलन में होती है। चूंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अब हम पूरी अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को, पूरी अर्थव्यवस्था के मामले को पढ़ेंगे। तो पूरी अर्थव्यवस्था जब किसी समय पर, एक समय पर संतुलन में होती है, उसको हम कहते हैं समष्टि स्थैतिकी। उस संतुलन के अध्ययन को कहेंगे समष्टि स्थैतिकी। हम जानते हैं कि संतुलन में कब होता है, जब समग्र व्यय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर होता है समग्र आय के, एग्रीगेट इनकम के। ए मीन्स समग्र व्यय, समग्र आय। ठीक है, समग्र आय को y से हम दिखाएं, यहाँ पे एक फार्मूला दिखाया गया है संतुलन की स्थिति को। y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। c इज द कंजम्पशन, c कंजम्पशन को दिखाता है, i इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। चूंकि हम जानते हैं कि सेविंग ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिखते हैं c प्लस एस, चूंकि s बराबर होता है इन्वेस्टमेंट के, विनियोग के, निवेश के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि आय या तो उपभोग हो जाता है या तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यानी कि यह व्यय को दिखाता है, ए को दिखाता है, और ये अर्थव्यवस्था के समग्र आय को दिखाता है, समग्र उत्पादन कह सकते हैं, समग्र आय। जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तब अर्थव्यवस्था संतुलन में होगी। इस स्थिति का अध्ययन ही हम मैक्रो स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम चित्र से थोड़ा ज्यादा कंफर्म कर लेंगे। चित्र आप बना लेंगे, ये वाई एक्सिस खींच लेंगे, फिर यहाँ से एक ये एक्स एक्सिस कहलाता है, इसको खींच लेंगे, ये 0 कहलाता है, हम सभी जानते हैं। इस पे समग्र व्यय या ए दिखाते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इस पे समग्र आय या ए वाई दिखाएंगे, समग्र आय, समग्र आय, समग्र व्यय। ठीक है, बीच में एक ऐसी रेखा खींचते हैं ओ एस, जो कि खींचा गया है, जो 45 डिग्री पे होता है। 45 डिग्री पे क्यों? क्योंकि ये पूरा तो 90 डिग्री का होता है। 45 डिग्री पे इसलिए क्योंकि ये बीच से 90 डिग्री का आधा बीच से हो जाएगा, मिड लाइन हो जाएगा। ये दिखाएगा कि दोनों समग्र आय, समग्र व्यय, समग्र आय इस पे है एक्स एक्सिस पे, समग्र व्यय वाई एक्सिस पे, ये दोनों को दिखाएगा कि इसके प्रत्येक बिंदु पर समग्र व्यय, किसी भी बिंदु को लेंगे तो समग्र व्यय समग्र आय के बराबर होगा। यानी कि ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा। यानी कि इसका प्रत्येक बिंदु संतुलन के बिंदु को दिखाता है, जो ये बताता है कि समग्र आय समग्र व्यय के बराबर है। यानी कि y इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, तो समष्टि स्थितिकी में अध्ययन करते हैं हम किसी एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का। जैसे ई बिंदु पर सी प्लस आई, ये रेखा सी प्लस आई, ये यहाँ से भी इसको खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिखाता है कि ये समग्र व्यय की रेखा है, जो इस दूरी को दिखा रहा है सी प्लस आई को। इसमें कुछ भाग ये हो सकता है सी हो, ये हो सकता है आई हो, कुछ भी हम दिखा सकते हैं। इसमें मतलब कहने का कि इसमें आई और सी दोनों का योग है। तो ये बिंदु मिलता है हमें, ये रेखा मिलता है सी प्लस आई, जो ई बिंदु पर ओ एस वक्र को, रेखा को काटता है। तो ई बिंदु पर चूंकि हम जानते हैं कि y इक्वल टू सी प्लस आई, या समग्र आय समग्र व्यय के बराबर हो, एग्रीगेट इनकम बराबर हो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। ठीक है, ई बिंदु पर चूंकि ओ एस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर बराबर, तो ई बिंदु पर एक दूसरे के बराबर है, अर्थात ई बिंदु पर ये समग्र व्यय, आप इसको कह सकते हैं इतना, या यहां से वही चीज आएगा, ये कह सकते हैं ये समग्र व्यय इस समग्र आय के बराबर होगा। ठीक है, जिसे हम सी प्लस आई कहेंगे, सी प्लस आई है ये क्या है, ओ वाई 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ई बिंदु पर एक दूसरे के बराबर है। ई बिंदु पर अर्थव्यवस्था संतुलन में है, जहां y इक्वल टू
सी प्लस आई है, यानी कि समग्र आय समग्र व्यय हो जाता है, कुछ भी एक्सेस नहीं है। तो इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो ये समष्टि स्थितिकी कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी क्या कहलाती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक प्रकार है। मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक क्या कहलाता है? तो मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक्स में जब अर्थव्यवस्था एक संतुलन बिंदु से, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाती है, तो इसका जब हम कंपेयर करते हैं कि ई पर क्या आय व्यय था और वाई पर क्या आय व्यय है, तो इसको हम कहेंगे मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक या समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी। इसको भी हम एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। चित्र वही है, बस इसमें से हमने शिफ्ट कर लिया है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे समग्र व्यय को दिखाया गया है, इस पे समग्र आय को दिखाया गया है। अभी हम देख रहे थे कि ई बिंदु पर संतुलन में अर्थव्यवस्था था जहां पर समग्र आय समग्र व्यय के बराबर था। वेरी सिंपल, सी प्लस आई था, राइट। अब अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, ठीक है, डेल्टा आई के बराबर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। डेल्टा आई कितना है? तो इतना है, इतना, या यहां से देख लेंगे, जब ये रेखा यहां लाके मिलाएंगे तो वो भी ये डेल्टा आई होगा, ठीक। तो ये इतना डेल्टा आई में इतनी वृद्धि हो गई। डेल्टा आई में वृद्धि होते ही जो ये रेखा है समग्र व्यय का रेखा है, ये ऊपर की शिफ्ट होकर E1 पर चला गया, ठीक है। E1 पर, ई से E1 पर आ गया। तो ई पर संतुलन में थी अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में आय भी बढ़ गई, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से समग्र आय में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लोगों को पैसे मिलते हैं, जैसे पैसे मिलेंगे वो उपभोग करेंगे, उपभोग करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, तो मल्टीप्लायर के एक्टिव होने के कारण आय में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो आय बढ़ जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं का केवल हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि ई बिंदु पर आय ओ वाई है और व्यय ई वाई है, और E1 बिंदु पर आय ओ वाई 1 है और व्यय E1 Y1 है। तो इसका जब हम अध्ययन करते हैं, दोनों का तुलना करते हैं, तो इसको हम कहते हैं समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, समष्टि प्रवैगिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट टाइप्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें यहाँ पे कहा गया है कि आर्थिक निकाय किसी भी प्रकार से एक संस्थिति स्थिति को छोड़कर दूसरी संस्थिति की स्थिति को प्राप्त करता है, इसका विश्लेषण केवल समष्टि प्रवैगिक के अंतर्गत ही किया जाता है। तो अभी हमने पिछला जो चित्र देखा, जस्ट इसके पीछे वाला, कि अर्थव्यवस्था ई बिंदु से मूव करके चली जाती है E1 पर। क्यों चली जाती है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई के बराबर व्यय बढ़ जाता है, यानी कि डेल्टा आई बढ़ जाता है समग्र व्यय में। डेल्टा आई यानी कि निवेश में वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि होती है? डेल्टा आई के बराबर वृद्धि हो जाती है अर्थव्यवस्था में। डेल्टा आई की वृद्धि होने के कारण अर्थव्यवस्था में आय बढ़ जाती है और व्यय बढ़ जाता है, और अर्थव्यवस्था संतुलन बिंदु ई से E1 पर आ जाता है। तो ये तो हम तुलनात्मक में अध्ययन करेंगे, लेकिन जब हम इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से ये E1 पर पहुंचता है, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि ये समष्टि प्रवैगिक या मैक्रो डायनेमिक एनालिसिस है, ठीक है। तो इसमें जैसे डेल्टा आई के बराबर इतना, ये डेल्टा आई है, यही वाला हिस्सा है डेल्टा आई, इतने के बराबर वृद्धि हुई T+1 में, T+1 में वृद्धि हुई। अब क्या होगा कि इतने इतने इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने के कारण आय बढ़ जाएगा, लोगों को आय बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वृद्धि का मतलब है कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट सड़क कहीं बनाया जाएगा, या कहीं पुल बनाया जाएगा, या कहीं कोई वस्तु बनाई जाएगी, फोन या कॉपी किताब बनाया जाएगा, पेन बनाया जाएगा, इस तरह का इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्शन होगा, तो उसमें मशीन खरीदा जाएगा, या लोगों को मजदूरी पे नौकरी दी जाएगी, तो लोगों के हाथ में इनकम जाएंगे, ठीक है। तो इनकम जाएंगे तो इससे आय बढ़ेगी, ठीक है, इधर को हम मूव करेंगे, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे, उपभोग बढ़ाएंगे, ऊपर को जाएंगे, उपभोग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर आय बढ़ेगा,
फिर इधर को जाएंगे, फिर आय बढ़ेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा तो ऊपर को जाएंगे। इस तरह से हम ये प्रक्रिया चलाते रहेंगे या अर्थव्यवस्था में चलता रहेगा। और मल्टीप्लायर के प्लायर हम जानते हैं कि मल्टीप्लायर गुणक के क्रियाशील होने के कारण जितना इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होता है उससे कई गुना आय में वृद्धि हो जाता है। तो देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि इतनी हुई है जबकि आय में वृद्धि उससे कहीं ज्यादा हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेल्टा आई विल बी लेस देन डेल्टा वाई, यानी कि आय में वृद्धि को डेल्टा वाई से दिखाएं, यानी कि वाई टी वाई एन, वाई टी वाई एन क्या है, डेल्टा वाई है। ठीक है, यानी कि आय में वृद्धि है, आय में परिवर्तन है, तो यह ज्यादा होगा, आय में परिवर्तन ज्यादा होगा निवेश में परिवर्तन की से। तो ये इसका जब अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है समष्टि प्रवैगिकी अध्ययन, क्योंकि यह विभिन्न समय बिंदुओं से T+2 टाइम पे, यानी कि अन्य दूसरे समय में कंजम्पशन में और वृद्धि होगी तो T+3 में आय में वृद्धि होगी। तो इस तरह से एक, जैसे किसी तालाब में एक पत्थर फेंक दिया जाए तो वो विभिन्न तरंगों को पैदा करता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है कि किसी इकोनॉमी में कोई पैसा डाल दिया गया तो वो इन्वेस्टमेंट एक तरंग पैदा कर देता है पूरी अर्थव्यवस्था में, और समग्र व्यय बढ़ जाता है और वह तरंग धीरे धीरे समाप्त होता है और वह जाकर के E1 पर खत्म होता है। E1 पर इक्विलिब्रियम संतुलन फिर स्थापित हो जाता है, जहां C+I+डेल्टा आई, अब समग्र व्यय क्या हो जाएगा, समग्र व्यय AE क्या हो जाएगा, C+I+डेल्टा आई, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये कहां पे बराबर होगा, E1 पर, E1 पर फिर आय बराबर हो जाएगा C+I+डेल्टा आई के, यानी कि आय बराबर हो जाएगा व्यय के, टोटल व्यय के। ये चीज यहाँ पे समझाया गया है और इसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। इसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा ये चित्र समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। जब समष्टि प्रवैगिक अध्ययन करते हैं या समष्टि प्रवैगिकी अध्ययन कहलाता है जब हम इस तरह के अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों चीजें हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं और पाते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिए, चित्र मैंने समझा दिया, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो चित्र के रेफरेंस में, चित्र के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।